सबसे आसान तरीके से आज इजराइल का पूरा मुद्दा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कुछ चैप्टर्स में समझाने वाला हूं। देखो, एक बात है, वैसे हमारा देश अभी क्रिकेट मैच जीता, जहां एक तरफ हमने पड़ोसी देश को क्रिकेट मैच जीतने की बहुत खुशियां मनाई, बहुत बम पटाखे फोड़े, वहीं दूसरी तरफ ऐसा भी हिस्सा है इस पृथ्वी के ऊपर जहां इंसानियत बुरी तरीके से हार गई है। यहां पे तो आसमान में आतिशबाजियां हुई, वहां जमीन खूनम खून हो गई। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आज मुद्दे पे बात करना है, इसराइल और पैलेस्टीन के मुद्दे पे। इतना आसान कर दूंगा, आसान तरीके से समझाऊंगा। इसराइल पैलेस्टीन का मुद्दा है क्या, लड़ाई क्या है, क्यों है, कौन क्या है, पहले कैरेक्टर समझाऊंगा, फिर कहानी समझाऊंगा, फिर वे फॉरवर्ड बताऊंगा। हर जंग की एक जड़, एक वजह होती है। जैसे मैथ्स आप पढ़ते थे ना, गणित, उसमें स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट होता है, निकाला जाता है। मैं आज रूट कॉज बताऊंगा, क्या रूट कॉज है। मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव और न्यूट्रल व्यू देने वाला हूं। इजराइल की क्या गलती, पैलेस्टीनियंस की क्या गलती, इसमें बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये लड़ाई चलेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। पहले शुरू करते हैं 7 अक्टूबर को हुआ क्या। सुबह 6:30 बजे का समय था, लोग सो के उठ रहे थे अभी, तभी पूरे देश में सायरन बज गए। लोगों ने नजरें उठा के देखी, आसमान में आतिशबाजियां नहीं, आसमान में आतिशबाजियां पटाखों के नहीं, रॉकेट थे। हमस ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 5000 रॉकेट इकट्ठे डाल दिए। एंटी बैलिस्टिक जो अरेंजमेंट था उसको भी उन्होंने तोड़ के फोड़ के बराबर कर दिया, क्योंकि इतनी बड़ी तैयारी तो इजराइल भी नहीं कर पाया था कि 5000 रॉकेट एक साथ झेल जाए। 20 मिनट की फायरिंग में हजारों लोग मारे गए। यह था 7 अक्टूबर। फिर आया 8 अक्टूबर, अगले दिन खड़ा हो गया इजराइल वापस। बदले में इजराइल ने हमस के खिलाफ जंग का भयंकर ऐलान कर दिया और क्या बोला, ये हमस के साथ हमारी आखिरी जंग होगी। लोगों ने पूछा क्यों आखिरी जंग, बोला क्योंकि इसके बाद हमस बचेगा ही नहीं। इसके बाद हमास खत्म, पूरा देश खत्म, पूरा गाजा पट्टी खत्म। गाजा पट्टी वैसा दिखेगा ही नहीं जैसा कभी था। अब आया 14 अक्टूबर, पैलेस्टीनियन के 2000 लोग मारे गए, 8000 फिलिस्तीनी पूरी तरह से वुंडेड हो चुके। इजराइल लगातार एयर अटैक कर रहा है गाजा पे, उनको बोल रहा निकल के बाहर निकलो। कहां है गाजा पट्टी, ये गाजा पट्टी है, ये इजराइल है। एक एक करके आपको नक्शे पर समझाऊंगा। इन्होंने नॉर्थ गाजा पट्टी पे अटैक किया, इजिप्ट में घुस नहीं सकते, वो आपको समझाऊंगा कैसे होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहना, आपको मजा आएगा। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये सारी बातें न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, सोशल मीडिया में आप खूब सुन रहे हैं, लेकिन आज के वीडियो के बाद आपको सब समझ में आने लग जाएगा। ये इजराइल पैलेस्टीन एक दूसरे को मारने पे क्यों उतारू है, समझो। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये अटैक इस समय क्यों हुआ, इन दोनों के बीच में हमस क्या चीज है, ये गाजा पट्टी क्या चीज है, ये इजराइल क्या कर रहा है। एक एक करके आपके मन में आने वाले सारे सवालों का ईजी तरीके से जवाब दूंगा। कहानी लंबी है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ईजी करके दूंगा। ध्यान से सुनना, समझना। 15 पॉइंट बताऊंगा, 15 चैप्टर, एक एक मिनट का एक एक चैप्टर। पहला चैप्टर, इजराइल और पैलेस्टीन है क्या। इजराइल ये है आपके सामने, जो ऑरेंज वाला है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक इजराइल है। हाँ, इजराइल जो है दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्यूविश देश है, ज्यू, यहां के लोगों को ज्यू कहते हैं, जो 3000 साल से इसका नाम वही है इजराइल। ये वही जमीन पर रहता है और वही भाषा हिब्रू, इनकी भाषा भी आज तक नहीं बदली। अब आते हैं पैलेस्टीन क्या है। पैलेस्टीन 2 हिस्सों में है। एक हिस्सा ये है जिसको बोलते हैं गाजा पट्टी, और एक हिस्सा ये है जिसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। इसको भी इजराइल कंट्रोल करके चलता है। पैलेस्टीन ज्योग्राफिकल एरिया है मिडिल ईस्ट के, जहां अरब मुस्लिम की पॉपुलेशन यहां रहती है। तो क्या अर्थ हुआ, पैलेस्टीन यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड पैलेस्टीन, यहां पे मुसलमान लोग ज्यादा रहते हैं। ये इजराइल ऑरेंज वाला, यहां पे ज्यूज रहते हैं। इन दोनों के साथ एक नाम आपने और सुना हुआ लगातार, जेरूसलम। असली लड़ाई की वजह जेरूसलम है। जेरूसलम अपने आप में खराब नहीं है, पर वो लड़ाई की वजह बन गया है। जेरूसलम तो बड़ा धार्मिक स्थान है। तो दूसरा अध्याय, जेरूसलम क्या है। जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है, जो कि इन दोनों के बीच में पड़ता है। वेस्ट बैंक और इजराइल के बीच में यहां पे कहीं पड़ता है, एकदम बॉर्डर के पास में है। अब सबको जेरूसलम चाहिए, मेन मुद्दा यह है। जो पैलेस्टीनियन है उनको ईस्ट जेरूसलम चाहिए। क्यों चाहिए, वो कहते हैं ये हमारा पवित्र स्थान है, अल अक्सा मॉस्क, यानी कि वो मस्जिद, ये इसको अपना कैपिटल बनाना चाहते हैं। इजराइल कहता है ये मेरी कैपिटल है, वो कहता नहीं हम इसको अपनी कैपिटल बनाएंगे। इजराइल कहता है जेरूसलम मेरी इनडिवाइजेबल कैपिटल है, बेटा डिवाइड नहीं करने दूंगा उसको। ऐसे छाती ठोकता है ये इजराइल का। वो कहते हैं तू कितनी मर्जी छाती ठोक, हम तेरी छाती में गोली ठोकेंगे। तो ये कहता है मेरी इटर्नल कैपिटल, आज नहीं शाश्वत काल तक, जब तक ये पृथ्वी रहेगी जेरूसलम मेरी कैपिटल रहेगी। कौन बोल रहा है, ये इजराइल। अब जेरूसलम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, झगड़ा क्यों है, क्योंकि यहां पे 3 धर्मों का पवित्र स्थान है। एक क्रिश्चियंस का, एक ज्यूज का, और एक मुसलमान यानी कि इस्लामिस्ट लोगों का, इस्लामिक लोगों का। क्रिश्चियन के लिए क्या है, जेरूसलम में जीसस क्राइस्ट बचपन में यहीं लाए गए थे, यहीं उन्होंने अपनी प्रचार किया था, अपनी 10 कमांडमेंट दी थी, यहीं उनको सूली पर लटकाया गया था, जिसको कहते हैं क्रूसिफिकेशन, क्रूसीफाई किया जीसस क्राइस्ट को। जेरूसलम में ही हुआ सब कुछ है, और यहीं वो पुनर्जीवित भी हुए, जैसे बोलते हैं रिसरेक्टेड। तो ये था, ये क्रिश्चियंस के लिए। अब ज्यूज के लिए जेरूसलम इंपॉर्टेंट क्यों है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि उनका टेंपल माउंट एक हुआ करता था, ज्यूज के लिए पवित्र स्थान है। तो उनका पहला टेंपल यही बना था।
आज वो टेंपल नहीं है, लेकिन वहां पे आज वेस्टर्न वॉल है बहुत बड़ी, जिसको देखकर दुनिया भर के ज्यूज उसी को देखकर उसी दिशा में वहीं हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं अपनी। ज्यूज जेरूसलम को छोड़ेंगे नहीं, और उनके लिए अल अक्सा मॉस्क है मुसलमानों के लिए, तीसरा है। ठीक है, क्रिश्चियन बता दिया, ज्यूज बता दिया, अब मुस्लिम्स का सुनो। उनकी एक डोम ऑफ रॉक श्राइन है। ये प्रॉफिट मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा, यानी कि कहते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद ने आखिरी सांस, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद जो जन्नत गए वो यहीं से गए, उन्होंने आखिरी सांस यहीं पे ली थी। तो इसलिए, और उनका होमलैंड क्या है? अल अक्सा मॉस्क। ये कहां पड़ता है? जेरूसलम में। देखिए, अगर आप कुरान को समझेंगे, कुरान में दो मस्जिदों की बहुत बात होती है। एक मक्का की, मक्का जहां उन्होंने खूब प्रचार किया, जहां पे वो रहे, और एक है मक्का के अलावा अल अक्सा मॉस्क। तो ये दो ही मस्जिदों की बात हुई। अब उनमें से एक जो इतना पवित्र स्थान है मुसलमानों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी जेरूसलम में। तो मेन मुद्दा है जेरूसलम को लेकर के। हर एक को जेरूसलम चाहिए, जो कि कैपिटल है इस समय इजराइल की। ये बॉर्डर पे है, ये वेस्ट बैंक है इधर नीले वाला, ये ऑरेंज वाला है इजराइल, इनके बॉर्डर पे, लेकिन अभी इजराइल के अंदर है। तो ये वेस्ट बैंक क्या है, अब इसको भी समझ लो पहले। वेस्ट बैंक का क्या रेलेवेंस है, जो नीले वाला है? क्योंकि देखो, अगर एक एक करके ना सारे चैप्टर सीखते जाओ, तीसरे चैप्टर पे आ गया हूं। वेस्ट बैंक ये एरिया है जो कि इजराइल के ईस्ट में हुआ, और जॉर्डन रिवर के, जॉर्डन रिवर, जो जॉर्डन पूरा देश है, इसकी एक छोटी सी रिवर है, बड़ी अच्छी सी प्यारी सी एक रिवर है, उस रिवर के वेस्ट बैंक पे है। यहाँ 30 लाख पैलेस्टीनियन रहते हैं। पैलेस्टीनियन को हिंदी में फिलिस्तीनी भी बोलते हैं, आप लोग हिंदी भाषा में फिलिस्तीनी बोलते हैं, वैसे पैलेस्टाइन। तो यहाँ पे 30 लाख, और मुख्यतः मुसलमान हैं, जो पैलेस्टीनियन मुसलमान होते हैं। 2023 में, यानी कि आज की डेट में, इजराइल थोड़ा ताकतवर है। यहाँ थोड़ी पढ़ाई लिखाई, एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी बाकी आजू बाजू के देशों में कम है। इजराइल इस मामले में बहुत 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 आगे है, अकेले कई मुसलमान देशों से लड़ता है वो। उसका शक्ति बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छे हैं, स्टार्टअप्स बहुत अच्छे हैं, इंजीनियरिंग में, साइंस में, मैथमेटिक्स में। अब इतना आगे होने के कारण उसने कुछ हिस्सा अपना ले लिया इनसे। यानी कि वेस्ट बैंक का लगभग 40% ही आज पैलेस्टीनियन के पास है, 60% लगभग इजराइल के कंट्रोल में चल रहा है। ये आज की डेट बता रहा हूं आपको। अब वेस्ट बैंक के साथ एक गाजा पट्टी, जहां पे हमास रहता है, गाजा पट्टी में भी पैलेस्टीनियन है सारे, वहां उनकी पॉपुलेशन है। तो थोड़ा सा एक एक करके हर चैप्टर को समझते हैं कि गाजा पट्टी क्या है। गाजा पट्टी 41 किलोमीटर की है। ये यहां पे, ये इजिप्ट के ऊपर पड़ती है और इजराइल के बाजू में, और इस तरफ पूरा मेडिटेरेनियन सी है, समुद्र है इस तरफ। ये गाजा पट्टी से अटैक होता है सारा इजराइल के ऊपर। तो अब इसको समझते हैं गाजा पट्टी में हो क्या रहा है, यहाँ पे लफड़ा क्या चल रहा है। यहाँ पे 41 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर की चौड़ी मतलब चौड़ाई है, और समुद्र के साथ में यहाँ 23 लाख लगभग मुसलमान रहते हैं, और ये सब के सब कौन है? पैलेस्टीनियन है गाजा पट्टी के अंदर। हाँ, यहाँ पे एक और बात मानी जाती है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, उनके जो परदादा थे, उनका ये बरियल प्लेस मतलब जो अब हमारे यहाँ पे कहते हैं समाधि कहते हैं, लेकिन यहाँ दफनाने को बरियल प्लेस कहा जाएगा। तो यानी कि परदादा जो थे उनके प्रॉफिट मोहम्मद के, पक्का नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन कहा जाता है, माना जाता है। अब ये मानते हैं तो हम भी मान लेते हैं इस बात को। तो गाजा जो है, इजराइल ने लड़ाई के दौरान इजिप्ट से लड़के ये अपने हिस्से में ले लिया। अब इसको इजराइल ऊपर ऊपर से कंट्रोल करता है, लेकिन अंदर अंदर से एक इस्लामिक संगठन है, आतंकी संगठन है इस्लाम का, और वो है हमास, जिसने इजराइल पे अभी हमला किया है। वो हमास यहां पे रह करके अंदर अंदर से कंट्रोल करता है, ऊपर से कहने के लिए ये आज इजराइल के पास है। अब हमास क्या है? इसका नाम आप बहुत सुन रहे हैं। इसने इजराइल पे अटैक करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, इस बार क्यों हुआ, इस समय क्यों हुआ, वो समझो। हमास रहता है यहां पे गाजा पट्टी के अंदर, एक पैलेस्टीनियन इस्लामिक आतंकी संगठन है, और इजराइल के बदले की भावना से इसकी शुरुआत हुई है। 87 की बात है, तब इनकी शुरुआत हुई। तब से ये सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, टारगेटेड अटैक कर रहे हैं। अब ये आतंकी संगठन है या नहीं है, इस पे मैं बताता हूं दुनिया का क्या मानना है। जो यूएन, यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के बड़े बड़े सारे देश, उसमें काफी सारे देश हो गए, अमेरिका, जापान, इजिप्ट, ये सब कहते हैं कि हमास वास्तव में आतंकी संगठन है। ये एक इस्लामिक टेररिस्ट, एक ऐसा ट्रूप है जो केवल आतंक फैलाने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन इसके अलावा कुछ कम्युनिस्ट देश हैं, जैसे कि रशिया है, ब्राज़ील है, टर्की है, चाइना है, ये कहते हैं ये आतंकी संगठन नहीं है, ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें स्विट्जरलैंड और नॉर्वे ने भी इनका साथ दिया है। तो दुनिया दो हिस्सों में डिवाइड हो रखी है। जो कैपिटलिस्ट देश हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के, जो बहुत तेज बिजनेस से आगे बढ़ते हैं, इस टाइप के जो देश हैं, इस विचारधारा के, ये मानते हैं ये आतंक फैला रहा है और कुछ नहीं, गलत कर रहा है। इसलिए यूएस आज खड़ा हुआ इजराइल के साथ में, बोला एक एक को मार मार के जवाब दूंगा अगर किसी ने दोबारा इजराइल पे उंगली उठा दी तो। यूएस अपने सहयोग के लिए सब अपनी यहाँ से पूरी मशीनें ला करके मेडिटेरेनियन सी में ला खड़ा कर दिया है, जो कि एयर अटैक के लिए बड़े बड़े कैरियर्स हैं। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पहले हमास को समझ लो, ये इजराइल की एग्जिस्टेंस को मानता नहीं है। यहाँ बैठा हमास, ये कहता है इजराइल एक्चुअली इजराइल नहीं है, ये पैलेस्टीनियन कंट्री है। इजराइल ने तो आगे कब्जा कर लिया है।
एक्सेप्ट नहीं करता। अरब पैलेस्टीनियन स्टेट में बिलीव करते हैं। तो हमास जो है उसमें लगभग जो 23 लाख की पॉपुलेशन है, 50,000 लोग हैं। गाजा पट्टी में 23 लाख लोग हैं, बताया मैंने आपको। इसमें से 50,000 लोगों के साथ मिलकर के एक हमास एक संस्था बनी है, समझ लो ऐसे। और इसका एम क्या है? हमास करना क्या चाहता है? इजराइल को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। 50,000 लोग जो हैं, इनके पास गोले बारूद बम असली मिसाइलें, इनके पास में रॉकेट, इनके पास सब कुछ है। अब इनको ये हमास को कई सारे मुसलमान देश सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान, वो तो हमास के साथ हमेशा खड़ा है। कतर, वहां से हमास का ऑपरेशन चलता है। लेबनन, लेबनन कहां पे? ये रहा लेबनन, यहाँ हिजबुल्लाह, हाँ, ये भी एक आतंकी संगठन है। ये सऊदी अरेबिया, यहां से इसको पैसा मिल रहा है हमास को। ये सारा पैसा इराक के आगे से इस तरफ जाएंगे तो ईरान है, फिर और आगे जाएंगे तो मिडिल ईस्ट है। ये सब पैसा पैलेस्टीन कंट्री यहां पे आकर के गाजा पट्टी में इसको दे रहे हैं, हमास को दे रहे हैं, ताकि हमास इजराइल को मारे, खत्म कर दे। क्योंकि इजराइल को कोई मुसलमान देश, लगभग कोई मुसलमान देश पसंद नहीं करता। लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2-4 से पीस ट्रीटी हो गई है इनकी, अदरवाइज सारे मुसलमान देश इनके अगेंस्ट है। वापस 7 अक्टूबर पे आता हूं। 7 अक्टूबर को जब यह हमला शुरू हुआ तो एक शब्द आपने न्यूज में सुना। कौन सा शब्द? नकबा। बहुत कम लोगों को नकबा का मतलब मालूम है। नकबा हुआ, हमारे साथ नकबा हो गया, हमारे साथ नकबा हो गया, हाय 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 हाय, ऐसा बोल रहे हैं लोग। ठीक है, कौन बोल रहे हैं हमारे साथ नकबा हो गया? मुसलमान लोग वहां के बोलते हैं पैलेस्टीनियन के हमारे साथ नकबा हो गया। तो समझो कि नकबा क्या होता है। अरबी भाषा में नकबा का मतलब है डिजास्टर। 1948 में जब इजराइल और अरब का आपस में झगड़ा हुआ था, ये इजराइल और बाकी सारे अरब देशों का जब झगड़ा हुआ था, तो पैलेस्टीनियन के जो सैकड़ों विलेजेस को और सिटीज को नेस्तो नाबूद कर दिया था इजराइल ने। 7 लाख फिलिस्तीनियों को मार के अपने घर से भगा दिया था। तब उसको बोला गया हमारे साथ नकबा हुआ, यानी कि जब मार के आपको घर से निकाल दिया जाए, आपको बेघर कर दिया जाए। ऐसे समझ लो जो कश्मीरी पंडित थे, जब उनको कश्मीर से निकाला गया, उनके साथ नकबा हो गया। ऐसे समझ लो जो हिंदू थे पाकिस्तान से, जब वो निकाले गए, उनके साथ उनकी प्रॉपर्टी छीन गई, सब कुछ छीन गया, उनको मारा गया, उनके साथ नकबा हो गया। तो ये नकबा वर्ड आप बार बार सुन रहे थे, तो मैं ईजी करूंगा इस वीडियो के बाद। इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, को पूरा समझ में आ जाएगा चैप्टर 22। आज फिर जब पैलेस्टीनियों के अपने घर छोड़ के भाग रहे हैं, क्यों? क्योंकि इजराइल लगातार अटैक कर रहा है गाजा पट्टी पे, और तो अब इसको कह रहे हैं कि हमारे साथ फिर से नकबा हो गया है। तो अब झगड़ा हो रहा है, तो पड़ोसी देश भी रिएक्ट करते हैं, दुनिया भी रिएक्ट करती है। देखते हैं इजराइल के पड़ोसियों का क्या कहना है, जितने पड़ोसी हैं उनकी क्या विचारधारा है। तो अभी समझते हैं इसको। नेबर्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इजराइल के 4 बड़े नेबर हैं। एक है भैया लेबनन, ये ऊपर है इजराइल के साथ में, ठीक है। उसके बाद है सीरिया, सीरिया यहां पे है, बहुत आतंक होता है सीरिया के अंदर। फिर है इजिप्ट, इजिप्ट इधर है, यहां से इजिप्ट चल रहा है, हाँ। और उसके बाद क्या है? जॉर्डन। अब इनमें इजिप्ट और जॉर्डन के साथ तो उसकी हो गई पीस ट्रीटी। पीस ट्रीटी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। पीस ट्रीटी का मतलब है ना तू मेरे पे उंगली उठा, मैं तेरे पे उंगली उठाऊंगा, ना तू मुझे मारेगा ना मैं तुझे मारूंगा। तेरी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता सीरिया मुझे मारने के लिए। इजिप्ट, कोई भी पैलेस्टीनियन आदमी तेरी जमीन का इस्तेमाल नहीं करेगा मुझ पर अटैक करने के लिए। तो उसने कहा भाई तू भी देख ले, फिर तू भी ये नहीं करेगा। तो इजराइल कहता ठीक है जी, हम भी नहीं करेंगे। तो दोनों में आपस में समझौता हुआ है। फिर से बता रहा हूं आपको, समझौता हुआ है। हाँ, मैं इनका टिक लगे रहने देता हूं, इनके साथ ओके है। सीरिया के साथ बड़ा क्रॉस है, लेबनान के साथ बड़ा क्रॉस है, गाजा पट्टी के साथ बड़ा क्रॉस है, वेस्ट बैंक के साथ ओके ओके है, क्योंकि ये लोग एक्सट्रीमिस्ट नहीं है पैलेस्टीनियन, पर एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा लड़ते वड़ते नहीं है। लड़ने वाले सारे यहां बैठे हुए हैं इधर गाजा पट्टी पे, झगड़ा सारा ज्यादा यहीं से होता है। तो देखो क्या हो गया, जॉर्डन इजिप्ट के साथ ओके हो गया, बाकी दोनों के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है। तो इमीडिएट नेबर्स के अलावा इसमें और भी बहुत सारे देश हैं। तो आगे चलते हैं इराक के उस तरफ, तो वहां आता है कतर। सारा का सारा पैसा इनका कतर से आता है, हमास का मेजर फाइनेंसर। क्योंकि इस्माइल हनिया नाम का जो लीडर है हमास का, वो हमास के साथ में यहां गाजा पट्टी में रहता ही नहीं है। जो उनका मेन लीडर है, जो मेन गुरुजी हैं इनके, वो यहां रहते ही नहीं भैया। वो कहां रह रहे हैं? वो कतर में रह रहे हैं। और कतर उस तरफ आगे जाके इराक पार करके आएगा, और वो वहां से सारा का सारा पैसा दोहा में रह करके यहां इनको भेज रहा है हमास को, ताकि हमास सारे गोले बारूद बम सब इकट्ठे करे और अचानक अटैक करे। ऊपर है टर्की, सीरिया के और ऊपर जाएंगे मेडिटेरियन सी के ऊपर टर्की प्रो पैलेस्टीनियन है, यानी कि टर्की भी इजराइल के खिलाफ है। वैसे टर्की वाले हैं नॉर्मली न्यूट्रल रहते हैं। नॉर्मली टर्की वाले जो है ना ज्यादा मुस्लिम बनते हैं अपने आप को, ना ज्यादा क्रिश्चियन बनते हैं। इसलिए यूरोप में आधा हिस्सा आता है टर्की का। इस्तांबुल जाओगे तो आधा इस्तांबुल जो है यूरोप में आएगा, आधा टर्की जो है इधर आ जाएगा, एशिया में आएगा। तो अंग्रेज जो है यूरोप के, ये इनको अपना नहीं मानते, तो मुसलमान इनको अपना नहीं मानते, तुम अंग्रेजों की तरह रहते हो। तो नॉर्मली ये कूल है, आराम से रहते हैं। पर जहां पैलेस्टीनियन मामला आता है वहां ये पूरी तरह से एंटी इजराइल है। बोले इजराइल ने हमारे मुसलमानों के साथ खिलाफ गलत किया है। तो ये क्या बोलते हैं, ये एक रिलीजियस ब्रदरहुड है इनका। तो अब आती है बारी इजराइल के दूसरे बड़े एनिमीज की। सबसे बड़ा और अगला एनिमी कौन है? ईरान।
ईरान इराक के जस्ट आगे, नेक्स्ट कंट्री। ईरान तो भयंकर खिलाफ है, खुल के चिल्ला चिल्ला के शोर मचा मचा के, जैसे राखी सावंत की वीडियो देखेंगे बहुत शोर मचाती है, ऐसे ईरान भी शोर मचाता है। इतना तेज तेज बोलता है कि भाई एंटी इस्लामी, देखो एंटी इजरायली अरब ग्रुप जितने भी हैं ये सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये लगातार हमास को फंडिंग, वेपन और सपोर्ट देता रहता है, और इसका कहना है कि इजराइल इलेजिटिमेट है। अवांछित संतान समझ लो आप, अवांछित संतान, इलेजिटिमेट। इजराइल जो है ना वो देखता है ईरान उसके लिए डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब तक मैंने कुछ कैरेक्टर बता दिए, किरदार बता दिए, मैंने ओपनिंग कर दी, किरदार समझ में आता है। अब बताते हैं लड़ाई शुरू क्यों हुई, लड़ाई इस समय क्यों हुई, क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या है। तो पहले उसके लिए थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। फ्यूचर लाइज इन द पास्ट, इतिहास में चलते हैं। आज जहां ये इजराइल और पैलेस्टीन है, ये है ना पूरा, इसमें ये पैलेस्टीन हो गया, ये पैलेस्टीन हो गया और ये इजराइल हो गया सारा। आज जहां पे ये है, 1947 से पहले यहां भी अंग्रेजों की सरकार थी, भारत की तरह अंग्रेजों की सरकार थी। वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ था उस समय अंग्रेजों ने इन ज्यूज को बोला था कि तुम हमारा साथ दे दो, हम तुम्हारा पूरा देश बना देंगे, हम तुम्हें इजराइल बना के दे देंगे, अभी वर्ल्ड वॉर 1 में साथ दे दो। ये उन्होंने उनका साथ दे दिया अंग्रेजों को। तो 1922 से 1947 तक इसके कारण बहुत सारे जीव दुनिया भर से घूम घूम के वापस इजराइल में सबके सब आने लगे, अलग अलग देशों से आने लगे, क्योंकि इनको ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज जब हमारा देश छोड़ेंगे तो हमारे को इजराइल नाम का पूरा देश देके जाएंगे। जीव्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, यहाँ और ज्यूज आने लगे, यूरोप से आए, रशिया से आए, जर्मनी में कितने ज्यूज को मारा गया था हिटलर के द्वारा, वो भी सब निकल निकल के वापस आने लगे, सब अपने देश में पहुंचने लगे, क्योंकि इनको विश्वास हो गया था कि अंग्रेज हमें इजराइल नाम का अपना इंडिपेंडेंट देश दे देंगे। अब इससे क्या हुआ, ज्यूज की पॉपुलेशन अचानक बढ़ने लगी, हर दिन कुछ ना कुछ ज्यूज आ रहे हैं, हर दिन कुछ सैकड़ों ज्यूज आ रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, सब जगह देश में इकट्ठे होते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ने लगी। अब मुसलमान वहाँ कम होने लगे, तो अरब जो थे और ज्यूज थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गए। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, रोजमर्रा के झगड़े होने लगे, जैसे अपने यहाँ उन दिनों हिंदू मुसलमान बहुत होता था, आज तो हमारे देश में बहुत शांति है, भगवान की बहुत कृपा है, लेकिन उस समय जैसे हमारे यहाँ होता वैसे यहाँ अंग्रेज ये सॉल्व ही नहीं कर पाए। वो इजराइल बनाना चाहते थे, बना ही नहीं पाए। उन्होंने कहा यार ये प्रॉब्लम किसी और की अपने सर पे क्यों लूं, उठा करके यूएन को फोन लगा दिया, भैया देखो अभी मामला आप निपटाओ, हम निकल लिए यहाँ से। तो अंग्रेज निकल गए लेकिन मामला निपटा नहीं, इजराइल बना के देना था वो दिया नहीं। 1947 में यूएन ने एक रेजोल्यूशन 181 पास किया था कि पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पार्टीशन प्लान बोला जाता था इसको, एक अरब का हिस्सा और एक ज्यूश का हिस्सा। और उन्होंने कहा कि स्पेशल इंटरनेशनल रेजिम बना देते हैं जेरूसलम के लिए, जेरूसलम दोनों के लिए बना देते हैं, उसमें यूएन कंट्रोल करेगा। अब यूएन कंट्रोल करेगा, ये प्लान को जो ज्यूज थे वहां पे उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, मुसलमानों ने, अरब लीडर्स ने मना कर दिया, बोला नहीं हमको पूरा का पूरा जेरूसलम चाहिए। बस यहां से झगड़ा चालू हुआ। शुरू में तो इजरायली जो थे शांत थे, कह रहे ठीक है मान जाते हैं भाई, तो हमारा अलग देश हो गया, इनका अलग देश हो गया, और जेरूसलम जिसका झगड़ा है वो दोनों आपस में इस्तेमाल कर लेंगे, बांट करके उसको यूएन कंट्रोल कर ले, ना तुम कंट्रोल करोगे पैलेस्टीनियंस, ना हम कंट्रोल करेंगे। तो इजराइल शुरू में शांत था, आराम से मान गया, लेकिन वहां पे पैलेस्टीनियन फैल गए बहुत ज्यादा, नहीं जी नहीं हम कंट्रोल करेंगे, हम चलाएंगे। जब वो नहीं माने तो यूएन रेजोल्यूशन मई 14, 1948 में जब इजराइल बनाया गया और ये दो जेरूसलम दोनों को दे दिया, जैसे ही इजराइल बना सारे मुसलमानों ने आके अटैक कर दिया और उन्होंने कहा कि हम पूरा जेरूसलम लेंगे अपने पास। सारी नेबरिंग अरब कंट्रीज ने इजराइल पर खूब अटैक किया, लेकिन उस पहली अटैक और पहले वॉर में इजराइल तैयार हो गया, उसने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। अब बात थी 1949 की, इजराइल ने सारे देशों को उड़ा दिया, सबको मार डाला वहां पे और जीत के बाहर निकला। और जैसे जीत के बाहर, लड़ाई जीत के बाहर निकला तो उसने क्या किया, अपने देश को तो बचाया बचाया, जेरूसलम पूरा कब्जे में ले लिया और 78% टेरिटरी उठा करके पैलेस्टीनियंस की भी अपने कंट्रोल में ले ली। 7.5 लाख पैलेस्टीनियंस का नकबा कर दिया उन्होंने, सबको निकाल निकाल के भगा दिया मार मार के। देखने में डरने की बात है बहुत, छोटा सा नन्ना सा देश। हमारे यहाँ तो समझो कि आप हरियाणा छोटा है बहुत, हिमाचल प्रदेश और भी छोटा है ना, इतना छोटा सा देश और सारे मुसलमान देशों के खिलाफ इकट्ठे खड़ा हुआ। जंग सरहदों की लकीरें भले ही बदल देती है, सरहद की लकीर बदल गई, यहाँ पे नया सरहद बन गई, इजराइल बड़ा होकर के निकला, लेकिन अपनों को खोने का दर्द, उसकी जो चेहरे पे लकीरें हैं वो परमानेंट रह जाती हैं। सवाल उठता है, 2 नेशन का जब सोल्यूशन मिल गया, जब 2 नेशन का सोल्यूशन आ गया, तो अब भी लड़ाई क्यों हो रही है? जब 1949 में सब निपट गया तो अब तक लड़ाई क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि 9वां अध्याय इजराइल की कुछ डिमांड्स हैं। इजराइल की क्या डिमांड है? जैसे फ्रेंच लोगों के लिए फ्रांस है, जर्मन्स के लिए जर्मनी है, चाइनीज लोगों के लिए चाइना है। इजराइल कहता है ज्यूज के लिए इजराइल होना चाहिए। दुनिया भर के ज्यूज को मारा गया,
रशिया में ज्यूज को बहुत मारा गया था। जर्मनी में तो आप जानते हैं हिटलर ने सैकड़ों हजारों हजारों ज्यूज को गैस की पाइपलाइन में जिंदा मार दिया डाल के। अब वो कहते हैं भाई हमारे को भी अपना देश चाहिए, हम क्या गलत मांग रहे हैं, ये हमारा देश है। तो ये, और दूसरा इनकी डिमांड क्या है कि गाजा पट्टी जो है और वेस्ट बैंक है, इस पे भी मेरा कंट्रोल होना चाहिए, ये इसकी डिमांड है। और जेरूसलम में कोई घुसेगा नहीं क्योंकि जेरूसलम केवल ज्यूज का है, ये हमारी कैपिटल है। ये इसकी डिमांड है बेसिकली। अब इस डिमांड के लिए ये लड़ क्यों रहा है? ये लड़ रहा है अपने अस्तित्व के लिए, ये लड़ रहा है अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। ये कह रहा है कि मेरे पास केवल एक छोटा सा देश है पूरी दुनिया में, एक देश है मेरा जरा सा, इतने से देश पे पंगा नहीं लोगे। और वो देश जिसको सारे अरब्स ने पूरी तरह से घेर रखा है हर तरफ। यहाँ बहुत सारे अरब कंट्रीज हैं, मैं नक्शा अभी चेंज नहीं कर रहा, डिस्ट्रैक्ट ना हो। सारे अरब कंट्रीज ने घेर रखा है, मैं छोटा सा हूँ, मेरे को यहाँ रहने दो शांति से, यहाँ पंगेबाजी मत करो मेरे साथ में। और वो ये कहते हैं कि बेटा अगर मैं हार गया, इजराइल कहता है अगर मैं एक बार हार गया तो मैं एवरीथिंग, उसी समय आई विल लूज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग विल बी टेकन अवे फॉर एवर। इसको मालूम है एक बार हारा, हमेशा हमेशा के लिए ज्यूज खत्म, मार मार के सारे ज्यूज ये दुनिया में भगा देंगे, उसके बाद मेरा कोई दूसरा देश बन नहीं पाएगा। तो मैं हारूंगा एक बार भी नहीं। इसीलिए इजराइल को माना जाता है कि अगर आप उस पर उंगली उठाओगे तो उंगली नहीं गर्दन तोड़ता है वो, क्योंकि वो ये बताना चाहता है कि मुझसे लड़ना मत, क्योंकि मैं अगर एक बार यहाँ मरा तो मैं दोबारा जिंदा नहीं हो पाऊंगा कभी भी, हमेशा के लिए चले जाऊंगा। इसीलिए इजराइल क्या कहता है कि ये मेरी हमास के साथ आखिरी लड़ाई है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये आखिरी लड़ाई है। आखिरी इसलिए क्योंकि हमास जिंदा नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अब दूसरी तरफ इनकी क्या डिमांड है पैलेस्टीनियंस की? ये क्या मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं मेरे को एक देश बना दो, वेस्ट बैंक और ये गाजा पट्टी और ईस्ट जेरूसलम, यहाँ जो जेरूसलम की कैपिटल है। बोले तीन चीज मिलाकर के मेरे को एक देश दे दो, मुझे भी तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा नहीं है मुसलमान लड़ना चाहते हैं यहाँ पे, लेकिन उनको भी सबको जेरूसलम में इंटरेस्ट है। तो इजराइल अपनी एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी, यानी कि हमारे को कंट्रोल करने की फिलॉसफी छोड़ दे, इनकी भी थोड़ी लेजिटिमेट डिमांड लगती है। और ये कहते हैं जेरूसलम हमारी कैपिटल है, जो हमारी होली साइट है, क्योंकि आप जानते हैं दो ही मस्जिदें थी जिनकी बात हुई है। अब वो बात मैं कर चुका हूं, आगे रिपीट किए बिना मैं आगे चलता हूं तेजी के साथ आपसे। अब पैलेस्टीनियन लड़ क्यों रहे हैं? इनको एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस चाहिए इजराइल से। ये चाहते हैं कि अरब के अगेंस्ट जो उतना भी झगड़ा चल रहा है बंद हो जाए, और ये कहते हैं हमारी धरती है, इजराइल ने कब्जा कर लिया। बड़ी सिंपल सी बात है। अब आते हैं 10वें अध्याय पे, सोल्यूशन क्या है? अभी तक क्या क्या सोल्यूशन हो चुके हैं? पहला सोल्यूशन था कि 2 स्टेट डील बन जाए, यानी कि 2 अलग देश बन जाए, गाजा एंड वेस्ट बैंक एक पैलेस्टीनियन, बाकी सारा इजराइल। इंडिया, यूएस और चाइना ये सब सपोर्ट करते हैं सोल्यूशन को, कहते हैं सोल्यूशन ठीक लग रहा है, ये कर लो, 2 अलग देश बना दो। और ऐसे चलो, लेकिन इसमें चैलेंज है। चैलेंज क्या है? अगर प्रॉपर बॉर्डर डिफाइन नहीं होता है तो जेरूसलम की कैपिटल का इशू आ जाता है। दूसरा है सबको एक ही देश बना दो, एक देश बना दो, पूरा गाजा पट्टी भी एक कर दो, पूरा इजराइल भी एक कर दो और पूरा वेस्ट बैंक भी एक कर दो, और सब मिलके रह ले। 2 नक्शे एक होंगे बड़े हक से, ये दूसरा प्रपोजल किया। लेकिन इसमें दोनों की दोनों कम्युनिटी जब साथ में रहेंगी तो प्रॉब्लम ये है कि इजरायली लोग हैं बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत जीनियस, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट। तो ये सारी लीडरशिप में पैसे ही दुनिया में जिस भी देश में जाते हैं वहाँ लीडरशिप पोजीशन पे पहुँच जाते हैं। तो अपने देश में ये पैलेस्टीनियन मुसलमानों को तो लीडरशिप देंगे ही नहीं देंगे। और इनको लगता है कि मेरी ज्यूइश आइडेंटिटी थी, यानी कि मैं एक धर्म का राज्य, एक धर्म का देश था, वो खत्म हो जाएगा। और लीडरशिप रोल अगर ये पैलेस्टीनियन को नहीं दिए तो फिर से झगड़े होंगे। और फिर इसमें एक और लफड़ा है। पैलेस्टीनियन ये कहते हैं कि भाई जो लोग लेबनान भाग गए उनको वापस लेके आओ, जो सीरिया भाग गए उनको वापस लेके आओ, जो जॉर्डन भाग गए उनको वापस लेके आओ, जो इजिप्ट भाग गए उनको वापस लेके आओ। तो इजराइल के मन में एक और खतरा है, अगर इतने सारे पैलेस्टीनियन मेरे देश में फिर से बढ़ गए तो ये फिर मेरे को मारेंगे। अभी मुझे अंदर से मारेंगे, पहले बाहर से मारते हैं। हाँ, तो फिर से अटैक का डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी ना भाई। ज्यूज अभी मैक्सिमम है और तो मुसलमान बराबर हो गए या उनसे ज़्यादा बढ़ गए तो ये तो खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो इस चक्कर में ये वाला भी मुद्दा नहीं सॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए अटैक अब आज की डेट में दोबारा क्यों हुआ, इतना बड़ा अटैक क्यों हुआ? उसके 3 कारण हैं। ये मेरा 11वां अध्याय है। इतने बड़े अटैक इस समय आज की डेट में क्यों हुआ, उसके 3 कारण है। पहला, हमास ने इस बार अल अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन का नाम दिया इसको। अल अक्सा याद है क्या है? ये जेरूसलम में मस्जिद है जो कि बहुत ज़्यादा पवित्र मस्जिद, पवित्र स्थान माना जाता है मुसलमानों के द्वारा। और ये कहते हैं कि पिछले कई महीनों से इजरायली आर्मी जो थी वो मस्जिद में घुस जाए, मस्जिद में घुस के आके थप्पड़ मारे, चांटा मारे, कुछ करे, एक आधे को गोली मार दे, कुछ को पकड़ के जाए, कुछ को जेल में डाल दे। अब इजराइल दूसरी तरफ बोलता है कि नहीं, ये लोग मस्जिद में प्रार्थना करने नहीं जाते हैं,
ये नमाज पढ़ने नहीं जाते, ये मस्जिद में जाकर के अटैक का प्लान कर रहे हैं। ये आर्म फोर्सेज है हमारे, इसको पत्थर मारते हैं फिर मस्जिद में भाग जाते हैं, आते हैं फिर पत्थर मारते हैं फिर मस्जिद में भाग जाते हैं। तो इजराइल कहता है कि ये हमें तंग कर रहे हैं, और मुसलमान कहते हैं नहीं इजरायली हमको तंग कर रहे हैं। अब पैलेस्टीन जो है वो इजराइल की फोर्स कहते हैं कि जब मॉस्क में घुस करके हमको मारती है, सिविलियंस को भगाती है, तो भाई हमारे लिए हमारे को बड़ी पीड़ा होती है। इस पीड़ा के हक में आवाज उठाने के लिए हमास खड़ा हुआ इस बार और इनको आके अटैक किया। ये था पहला कारण। दूसरा कारण जो हो सकता है इनके अटैक का वो था यूएस जो कि उस तरफ है, उसकी एक सऊदी अरेबिया जो है ना, इन सारे जीसीसी कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज में उनका सरदार माना जाता है कि भाई वहाँ के अगर लीडर्स ने कुछ बोल दिया तो ये सब के सब चुपचाप मान लेते हैं। लेकिन यूएस ने क्या किया, उसने कहा लीडर को ही मैं तोड़ लेता हूँ। अमेरिकन बहुत तेज है, वो क्या है, वो उनके पास पावर बहुत है, मसल मनी सब कुछ बहुत है, मसल मनी मैन सब उनका बहुत स्ट्रांग है। तो उन्होंने कहा लीडर को अपने साथ तोड़ के ले आते हैं। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया के लीडर को फ़ोन लगाया, हाँ भैया, हाँ बोलिए, देखो तो हम तुमको एक आइडिया दे रहे हैं। बोले क्या, तुम ये पैलेस्टीनियन का साथ बंद कर दो। तुम्हारे को जिंदगी में किसी ने हाथ लगाया तो अमेरिका आगे खड़ा हुआ दीवार की तरह। ये सऊदी अरेबिया के लीडर्स को ये बात ठीक लगी कि हम अमेरिका के साथ मिल जाते हैं। अब सऊदी अरेबिया हुआ ये कि अगर अब ये बातचीत काफ़ी दिन से चल रही है, बहुत दिन से बातचीत चल रही है, लगभग ओके हो गया है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका अब एक होने जा रहे हैं, जो कि आपस में कभी एक नहीं थे। ये इजराइल के खिलाफ हुआ करता था सऊदी अरेबिया, और सबको ताकत मिलती थी कि ठोको इजराइल को। अब अगर सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा लीडर ही गायब हो गया तो भाई राजा गया तो प्रजा भी उड़ेगी ना। तो वो टेंशन चल रही है पूरे माहौल में। तो अगर सऊदी अरेबिया आवाज़ ही नहीं उठाएगा तो जो अरब वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर सेंटर, अगर उसी ने आवाज़ नहीं उठाई तो पैलेस्टीनियन का जो कॉज है, इनका जो मुद्दा है, इनकी जो आवाज़ है वो दब जाएगी, धीमी पड़ जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अब इनको हो गई घबराहट कि सऊदी अरेबिया को रोको। सऊदी अरेबिया को रोकना मुश्किल काम है। तो इन्होंने कहा कि इस समय अटैक करते हैं, इससे पहले कि इनकी पार्टनरशिप फाइनल हो जाए, कागज साइन हो जाए, इससे पहले ऐसा अटैक करते हैं कि सऊदी अरेबिया को मैसेज देते हैं भैया रुकने वाले नहीं है, तू इधर जा या उधर जा। तो सऊदी अरेबिया को मैसेज देने की कोशिश करी इन्होंने कि अमेरिका से मत मिलो, इजराइल के फेवर में मत जाओ। तीसरा पोटेंशियल कारण है, इजराइल के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। इजराइल खुद ही कमजोर पड़ रहा था इस समय। आपको याद होगा कभी बेंजामिन नेतन्याहू को प्रेज किया जाता है, कभी उसको ठोक के गिरा दिया जाता है, दूसरा उनका लीडर आता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, फिर उसको हटा दिया जाता है, फिर नेतन्याहू आता। तो गवर्नमेंट खुद ही अनस्टेबल चल रही थी। और ऐसे माहौल में हमास ने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। तो ये तीन कारण थे कि इस डेट पे ये अटैक किया गया। अब एक और सवाल उठता है 12वां अध्याय कि इतनी डिफिकल्ट हिस्ट्री और इतने सारे युद्ध के बाद भी इजराइल इतना मजबूत खड़ा कैसे है? कारण क्या है? इजराइल क्यों इतना पावरफुल है? इजराइल पावरफुल अपने करेज के कारण। इजराइल ने एक आयरन वॉल बनाई जिसमें 5 बातें हैं। आयरन वॉल उनकी एक फिलॉसफी है। इजराइल को लगता था कि अरब की पॉपुलेशन पूरी बहुत ज़्यादा है, सारे देश मिलकर मेरे खिलाफ लड़ते हैं, हमेशा मुझे हराने की कोशिश करते हैं, और एक बार हारा तो इजरायली स्टेट का कॉन्सेप्ट, इजरायली देश का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, हमेशा नामो निशान बैठ जाएगा। तो आयरन वॉल की फिलॉसफी तैयार करी इसने। इसमें ये एक डेटरेंस की तरह है। डेटरेंस क्या होता है कि भाई तेरे पास न्यूक्लियर है, लगा तू, मेरे पास भी है, तूने कुछ किया ना तो उससे डबल पावर से मारूंगा। मारते नहीं है लेकिन डराने के लिए रेडी कर रखा, अपने आप को रेडी तैयार कर रखा है कि नहीं है? ऐसा सांप है जो फन दिखाएगा, डसेगा नहीं लेकिन बता देगा भाई जहर मेरे पास भी है, तूने काटा तो मैं तुझे 4 जगह काटूंगा। तो वो उसने अपनी तैयारी करी अंदर ही अंदर, पहले से प्रिपेयर्ड है। तो इसका दुनिया भर से सारे जीव्स को, पहला पॉइंट बता रहा हूँ, दुनिया भर से सारे जीव्स को इजराइल बुलाते हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं, उनसे इन्वेस्ट कराते हैं और उनके साथ मिलकर के कैपिटल गेन बिल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंट्री, उसको मजबूत बना रहे हैं। दूसरा, इन्होंने हर पावरफुल कंट्री के साथ रिलेशनशिप बहुत मजबूत बनाए हुए हैं, और रिलेशनशिप हर पावरफुल कंट्री के साथ मजबूत है। इस्लाम में स्टेट्स को छोड़ के दुनिया भर में इनको बहुत प्यार मिलता है इजरायली गवर्नमेंट्स को। तीसरा, इकोनॉमी इतनी मजबूत करी कि एजुकेशन यहाँ पे खून के अंदर है, इतना एजुकेशन खून के अंदर है। स्टार्टअप्स को इन्होंने बहुत 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 सपोर्ट किया। स्टार्टअप को फंड देते हैं कि तेरा स्टार्टअप चल गया तो मुझे टैक्स दे दियो, तेरा स्टार्टअप नहीं चला तो कोई बात नहीं, मैं तुझसे पैसा वापस नहीं मांगूंगा। कौन करता है देश ऐसा? अपने लोगों के लिए, अपने जीव्स के लिए ये जान बिछा देते हैं। चौथा, ऐसी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाई है, आज दुनिया की टॉप 20 कंट्रीज के अंदर, 150 देशों में टॉप 20 कंट्रीज में हमेशा रहा है इजराइल। इतना पावरफुल मिलिट्री बिल्ड कर रहा है। और पांचवा, विलिंगनेस टू फाइट। उठा तो सही उंगली उठा ना तेरी गर्दन, तेरे आजू बाजू सबकी गर्दन तोड़ दूंगा, खत्म कर दूंगा। विलिंगनेस टू फाइट। इसीलिए इनके देश में हर आदमी के लिए कंपलसरी भी है और उसका विलिंगनेस भी है कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा। पूरे के पूरे देश में हर आदमी, हर औरत को मिलिट्री जरूर ज्वाइन करनी होती है कुछ साल के लिए। तो जीव स्टेट में अगर आपको जीना है तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है, और ये तैयार रहते हैं लड़ने के लिए। अब जब
ये इतना पावरफुल हो गया। देखो इकोनॉमी अगर पावरफुल हो, देश पावरफुल होता है, और ऊपर से करेज भी हो और लड़ने के लिए साहस हो, तो इतने सारे 15, 20, 25 देशों से अकेले लड़ता रहता है ये, और अपने आप को मजबूत खड़ा कर रखा है। अब जब ये सब हो रहा था तो ये समझना है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स इस समय क्या कहती है, बाकी दुनिया का इस समय क्या कहना है। जो बाइडेन, जो कि अमेरिका दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति, कहता है कि लेट मी से दिस एज क्लियरली एज आई कैन। इतना साफ कहना चाहता हूं, जितना साफ मैं कह सकता हूं उससे ज़्यादा साफ कहना चाहता हूं कि ये वो समय नहीं है कि बाजू में कोई भी देश सोचे कि वो इस समय इजराइल पे हुए अटैक का फायदा उठाएगा। सोच मत लेना। क्या कह रहे हैं? करना नहीं, कह रहे सोच मत लेना, क्योंकि मेरा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा पूरा सपोर्ट इजराइल की सिक्योरिटी के साथ में रॉक सॉलिड तरीके से ना हिलने वाला अनवेवरिंग रूप में खड़ा हुआ है। ये दोनों साफ साफ बोल दिया। और ये उसने केवल कहा नहीं, इसने अपना सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जहां से सैकड़ों एयरक्राफ्ट एक साथ छोड़े जा सकते हैं, जिसको बोलते हैं द यूएसएस फोर्ड, इजराइल के सपोर्ट में वहां से अमेरिका से लाके मेडिटेरेनियन सी पर खड़ा कर दिया। बोले आओ तो सही, आओ। पूरा यूएस खड़ा है इजराइल के साथ में। ये तो था यूएस। इजिप्ट जिसके साथ इसकी पीस ट्रीटी है, आपस में बातचीत ठीक चल रही है, झगड़ा नहीं कर रहे, उसने बोला देखो सब कुछ ठीक है यार, लेकिन जो पैलेस्टीनियन बेचारे, जो जिनकी गलती नहीं है, तुम हमास को मारो गाजा पट्टी में, लेकिन जो सिविलियन है उनको मत मारो। ज्यादा करोगे, हैं तो मुसलमान हमारे भाई हैं, मानते हैं हमारी तुम्हारी दोस्ती चल रही है, पीस ट्रीटी है हमारी तुम्हारी, लेकिन ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें सहने पड़ सकते हैं। तो कहने को इजिप्ट लड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं कह रहा, शांत बैठा है, पर फिर ये मैसेज भी दे रहा है, क्योंकि ये लोग ना नीचे नहीं आ सकते। पीस ट्रीटी के चक्कर में इजिप्ट ने दरवाजा बंद कर दिया है। अब पैलेस्टीनियन को अटैक कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं तुम इसे खाली कर दो, सिविलियंस खाली कर दो, मुझे तो खाली हमास को मारना है। अनाउंसमेंट भी करते हैं ना, पहले इन्फॉर्म कर देते हैं, पहले खाली कर दो, हमास को मारेंगे, निकलो यहां से, निकलो, हमास को मार, नकबा कर दिया, निकाल दिया हमको फिर से। तो जब ये मार रहा है तो सिविलियन भी मर रहे हैं। तो इजिप्ट का कहना है यार तेरे को जो करना है कर, तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे बीच में नहीं आ रहा, लेकिन बेचारे एक आम पीसफुल मुसलमान उसको मत मारियो, क्योंकि फिर मेरा भी मुस्लिम ब्रदरहुड जाग जाएगा। अब जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट है, वेस्ट बैंक में बैठा है, ये ज्यादा इजराइल से लड़ता नहीं है, बहुत ये शांत है। इसका नाम है महमूद अब्बास, ज्यादा नहीं लड़ता है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि पैलेस्टीनियन पीपल के पास अपना अधिकार तो है लड़ने के लिए, क्योंकि तुम तो बाहर से आए हो इजरायली, तुम असली इजरायली हो ही नहीं, तुमने तो हमारा जेरूसलम कैप्चर कर लिया है। तो इस बार इसने थोड़ा सा अगेंस्ट बोला, और हमास को खुल के साथ नहीं, लेकिन हमास के साथ छुप करके पीछे से साथ दे दिया है, जबकि ये हमास को बहुत पसंद नहीं करते थे। कतर, वो इजराइल के अगेंस्ट है, वो कह रहा है इजराइल ही जिम्मेदार है इस वायलेशन, जितना भी वायलेंस हो रहा है। सऊदी अरेबिया क्योंकि अमेरिका से मिलने वाला था, अभी बताया ना आपको, अमेरिका से दोस्ती होने वाला था, और अमेरिका ने समझा दिया कि इजराइल के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा, तो वो डिप्लोमेटिक रहा, वो लगभग कुछ नहीं बोला। वो कह रहा है हम देख रहे हैं ध्यान से क्या चल रहा है, हमने पूरी नजर रखी हुई है। तो क्या फायदा तेरी नजर रखने का? ना तू इधर का ना तू उधर का है जी। तो ये अमेरिका से दोस्ती होता है, पावरफुल आदमी से दोस्ती करते वक्त आदमी अपने बाकी मुद्दों को छोड़ने पड़ जाते हैं। तो सऊदी अरेबिया चुप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया के आजू बाजू 22 देशों को, 22 मुसलमान देशों को मिला के एक अरब लीग बनता है। अरब लीग जो है, अरब लीग मतलब 22 देशों का इकट्ठा संगठन। ये कहते हैं कि इजराइल वायलेंट है, एक्सट्रीमिस्ट है, इजराइल एक टाइम बॉम्ब है, और इसके चलते कभी भी हमारे आसपास शांति नहीं रहती है। तो इन्होंने इजराइल के अगेंस्ट बोल रहे हैं लगातार, यानी कि ले देके सारे के सारा अरब लीग अभी भी इस समय इजराइल के अगेंस्ट है। 22 देश हैं जिसके अगेंस्ट इजराइल अकेला लड़ रहा है इस समय। ऊपर चले जाए यूरोप में, यूरोपियन यूनियन कहता है इजराइल बहुत बढ़िया देश है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तुम इसको तंग मत करो, इजराइल को अपने राइट्स के लिए डिफेंड करने का अधिकार है, यह हीनियस अटैक है, गलत अटैक किया गया। भारत की बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने भी कुछ कहा। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि देखो भाई ऐसा है, हम इजराइल के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के हम इजराइल के साथ खड़े हैं, लेकिन जो पैलेस्टीनियन सिटीजन हैं उनको मत मारो, हमास पे अटैक करो, आम आदमी को मत मारो। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने ह्यूमैनिटी भी दिखाई, किसी आम मुसलमान को ना मारा जाए, वो भी इजराइल को समझा दिया, लेकिन साथ में कह दिया कि हमास जैसी संस्था के खिलाफ हम आपके साथ खड़े हैं, भारत इजराइल से कंधा मिला करके युद्ध में तैनात रहेगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है एक तरफ, लेकिन न्यूट्रल भी कर दिया। वो कहते हैं कि किसी बेगुनाह की जान ना जाए, तुम्हें लड़ना है तो केवल हमास से लड़ो। ईरान तो बहुत खुश है, अच्छा हुआ इसके साथ, होता है ना, अगर किसी के साथ बेचारा आपको कोई दुश्मन है, आपका उसे चोट लग जाए, कुछ हो जाए, मैं तो पहले ही कहता था। तो ईरान का वही है, ईरान तो कह रहा है भाई पैलेस्टीनियन फाइटर तुमने बहुत बढ़िया काम किया, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हाँ तुम आगे बढ़ो, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मारकाट और बमबारी के बीच में एक राहत की खबर थी। वो राहत की खबर किसके लिए? वो इंडियंस के लिए।
वो क्या खबर है? वो है 14वां अध्याय, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय क्या? 18,000 इंडियंस अभी भी इजराइल में और यहां मिलाकर के फंसे हुए हैं। इसमें से 17 इंडियन तो पैलेस्टीन में है, बाकी 18,000 पूरे इजराइल में हैं। तो हमारे केयर गिवर्स, हमारे डायमंड ट्रेडर्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स, हमारे स्टूडेंट्स, ये सब इजराइल में फंसे पड़े हैं। तो अब तक हर रोज जहाज जा रहा है, अब तक 3 जहाज 4 जहाज जा चुके हैं, अब तक लगभग 1,000 के आसपास इंडियंस को वापस लाया जा चुका है और लगातार ये चल रहा है। देखो यूएस भी निकाल रहा है अपने लोगों को, यूरोप भी निकाल रहा है अपने लोगों को, चाइना भी ट्राई मार रहा है अपने लोगों को बाहर निकालो, तो इंडिया भी ट्राई मार रहा है। और कहते हैं कि कुछ वक्त की जंग सदियों की तरक्की को जंग लगा देती है। तो युद्ध तो अच्छा नहीं है, ये लड़ाई खैर लंबी चलेगी अभी। लेकिन अब आज के हालात क्या हैं इस समय? आज के हालात क्या हैं? अब मेरा 15वां अध्याय, फाइनल अध्याय के करंट स्टेटस ये है कि हमास इस समय सैकड़ों इजरायली सिटीजन्स को होस्टेज बना रखा है, बंदी बना रखा है। कंटिन्यूस अभी भी अटैक कर रहा है, लड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको जगह जगह इस्लामिक कंट्रीज से पैसा मिल रहा है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको प्रेज मिल रहा है। ईरान से हिजबुल्लाह जो ऊपर बैठा है, ये भी एक आतंकी संगठन है लेबनान का, वहाँ से भी उसको सपोर्ट मिल रहा है। कतर और सीरिया तो उसके साथ लगे हुए हैं। तो गाजा पट्टी के स्टेटस क्या है इस समय? जो सिटीज़ है नॉर्थ गाजा के अंदर, कंटिन्यूस बॉम्ब इजराइल फेंके जा रहा है। लोकल पैलेस्टीन जितने भी सिटीजन्स हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ नकबा हो गया, हमारे साथ नकबा हो गया। और इजराइल का रिस्पॉन्स ये है कि मेरा जो एनिमी है, मेरा दुश्मन है, वो अब इसकी वो कीमत चुकाएगा जो कीमत इसको पता भी नहीं थी कितनी बड़ी हो सकती है। कह रहे वो कीमत चुकाएगा। इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है वो बोल रहा है कि मैंने फुल ऑफेंस ले लिया है, हमास खत्म होगा, आपका नक्शा बदल चुका होगा, आप कभी भी आपका देश वैसा दिखेगा ही नहीं जैसे पहले था। गाजा विल नेवर गो बैक टू व्हाट इट वाज। मामला यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने कहा था एक बार कि पता नहीं तीसरा विश्व युद्ध कैसा होगा। ये तीसरे विश्व युद्ध के कुछ सिम्टम्स हैं, अगर हो गया तो ये तय है कि चौथा विश्व युद्ध लाठियों से लड़ा जाएगा। ऐसा इसलिए कि तीसरे विश्व युद्ध में पूरी पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि किसी भी बेगुनाह की जान ना ली जाए और शांति का माहौल बने। कहने का मतलब इतना है, तीसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ नहीं बचेगा। अगर हुआ तो बस इतना होगा कि भगवान को फिर से नई सृष्टि बनानी पड़ेगी, और फिर अगर लड़ाई हुई तो केवल लाठी से ही लड़ाई हो पाएगी, वापस बदलने में बहुत समय लग जाएगा। लड़ाई ये बहुत लंबी चलेगी। इस लड़ाई के दौरान मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं ये लड़ाई नहीं सॉल्व कर सकता, पर अपने भारतवासियों के एंटरप्रेन्योर्स की लड़ाई को मैंने सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूस काम करता रहता हूँ। आज मैंने प्रयास किया, हर संडे को मैं केस स्टडी लेके आ रहा हूँ। वापस आ चुका है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, हर संडे सुबह 8 बजे आपसे मिलेंगे। मैंने इस समय बिलियनियर ब्लूप्रिंट प्रोग्राम में थोड़ा बिजी था, इसीलिए संडे की केस स्टडीज़ नहीं हुई। आपको याद होगा इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारा 13वां विश्व रिकॉर्ड बना। उस समय 30,000 एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठे आए थे, बड़े बिलियनियर्स आए जिन्होंने आकर के पढ़ाया। मैंने जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपकी कमाई नहीं हो रही, बिजनेस कैसे शुरू करें, उसका वन स्टॉप सोल्यूशन है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। मैंने आपको लिंक दिया है, इसके बारे में मैं एक प्राइवेट वेबिनार कर रहा हूं। उस प्राइवेट वेबिनार में आ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो तैयार रहिए हर संडे को एक पावरफुल केस स्टडी के साथ। इसमें इस वीडियो को शेयर करिए। अगर पूरा इजराइल का ये युद्ध आपको आसान भाषा में समझना है, मैंने सारे कैरेक्टर्स का समझाया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, भारत हमारे चैनल पे आके सीखने और आगे बढ़ते रहने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।